हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में। और जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं सभी को 1 बाय 1 करके आज की इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहिएगा। इसी लेक्चर में सभी क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के इस लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम एंड 3 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन दैट। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को 2 स्मॉल स्फेयर दिया हुआ है। एक स्फेयर को हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे स्फेयर को बी कंसिडर कर लेते हैं। और दोनों को कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इसको हम लोग r = 30 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अब आप लोग को पता होगा सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -2 का। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -2 का तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले वाले स्फीयर के पास कितना चार्ज है, इसके पास है 2 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम। तो यहाँ पर हम लोग पहले वाले जो स्फीयर है इसके पास Q1 चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे वाले के पास Q2 कंसिडर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको लिख सकते हैं Q1 = 2 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम और Q2 लिख सकते हैं 3 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पर फोर्स निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर। दोनों स्फेयर के बीच कितना फोर्स लग रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। मतलब इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में कितना फोर्स वर्क कर रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। इसी को कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, हमको क्या डाटा दिया हुआ है और क्या निकालना है ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट द कूलाम फोर्स F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r², ये होता है। और यहाँ पर 1/4πε0 का वैल्यू हम लोग को पता है 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1/4πε0 का वैल्यू रख देते हैं। Q1 का वैल्यू भी हमको दिया हुआ है यहाँ पर और Q2 का भी वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। तो सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और R का भी वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर 0.3 मीटर। तो सबके वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। तो इसका यूनिट क्या था, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर था। ठीक है, Q1 का यूनिट क्या है, कूलाम है। Q2 का यूनिट क्या है, कूलाम है। तो ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, न्यूटन। और इसको आप लोग बिना सॉल्व करे भी डायरेक्ट न्यूटन लिख सकते थे क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 10 की पावर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -7 है। तो -7 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। -14 में से 9 सबसेट करेंगे तो -5 बच जाएगा। तो यहाँ पर 10 की पावर -5 बच जाएगा, है ना। और यहाँ पर 2 तिया 6, 6 निया 54, ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, है ना। और नीचे में कितना आ जाएगा, 0.3 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालें तो कितना आ जाएगा, 9 क्रॉस 10 की पावर -2 आ जाएगा, है ना। तो फाइनली हम लोग को F = मिल जाएगा 54 क्रॉस 10 की पावर -5 अपॉन 9 क्रॉस 10 की पावर -2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 9 1 दी 9 और ये कितने बार में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा। 9 6 दी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को फोर्स का वैल्यू कितना मिल गया, 6 क्रॉस 10 की पावर -5 क्रॉस 10 की पावर +2। यहाँ पर 10 की पावर -2 है, यहाँ पर +5 है, ये ऊपर जाके +2 हो जाएगा। तो +2 हो जाएगा, तो वही उसी को यहाँ पर लिखा है। और 10 के पावर -5 में +2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 10 के पावर -3 बचेगा। तो फाइनली हम लोग को फोर्स कितना मिल गया, F = 6 क्रॉस 10 के पावर -3 न्यूटन मिल गया। यही क्या है, बॉडी ए और बॉडी बी के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या फिर कूलाम फोर्स है।
आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने भी बोल सकते हैं या कूलाम फोर्स निकालने भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर फोर्स का नेचर क्या है? फोर्स का नेचर है यहाँ पर पॉजिटिव, और पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? नेचर विल बी रिपल्सिव। यहाँ पर फोर्स कैसा लग रहा है जी? प्लस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। मतलब इसमें इस तरफ फोर्स लगेगा इसकी वजह से, और इसमें इस तरफ फोर्स लगेगा इसकी वजह से। तो यहाँ पर फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। अच्छा, इसको बिना देखे भी आप लोग बता सकते थे, यहाँ पर Q1 का चार्ज कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है। तो दोनों के पास कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका नेचर कैसे होगा? रिपल्सिव होगा। यदि आपको फोर्स ना पूछकर डायरेक्ट इस क्वेश्चन में फोर्स का नेचर पूछा जाता तो आप लोग बिना सॉल्व करे यहाँ पर चार्ज के मैग्नीट्यूड को देखकर बता सकते थे कि यहाँ पर कैसा नेचर होगा फोर्स का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton। तब हमको क्या निकालना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। सेकंड निकालना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। इसका मतलब ये है यदि दो स्मॉल स्फीयर है फिर से, जिसके पास कितना चार्ज है? 0.4 माइक्रोकूलाम चार्ज है और माइनस 0.8 माइक्रोकूलाम चार्ज है, और दोनों को एयर में रखा हुआ है, और दोनों के बीच कितना फोर्स है? 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तब आपको बताना है दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। दैट मीन्स हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। आफ्टर देन यू हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स। विच फोर्स? द फोर्स ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर एंड सेकेंड, मतलब फर्स्ट की वजह से सेकेंड स्फीयर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आई होप क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है चार्ज का वैल्यू Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार दूसरा चार्ज दिया हुआ है -0.8 माइक्रोकूलाम। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं -0.8 माइनस इंटू में 10 की पावर में -6 कूलाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर फोर्स का भी वैल्यू दिया हुआ है। दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन लग रहा है। ठीक है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर ये फोर्स का नेचर बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो। पहले चार्ज का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। दूसरे चार्ज का वैल्यू क्या है? निगेटिव है। जाहिर सी बात है ये फोर्स का नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। वेरी गुड। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है डिस्टेंस। ये दोनों चार्ज को रखा हुआ है, चार्ज स्फीयर को रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल। तो फिर से हम लोग जानते हैं कूलाम फोर्स का वैल्यू क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। तो यहाँ पर R को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, F को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं R² इज इक्वल्स टू 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन F हो जाएगा। अब जितना वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है उसको रख देते हैं। यहाँ पर 1/4πε0 का वैल्यू है 9 इंटू 10 के पावर 9 क्रॉस 0.4। Q1 का वैल्यू है 10 के पावर -6 और Q2 का वैल्यू है -0.8 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम। F का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर F का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रख सकते थे। F का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 0.2, इतना दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है पॉइंट में दोनों। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा? 8 4 दी कितना होता है? 32 होता है। तो 9 क्रॉस -32 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग इस पे पॉइंट को हटा दें तो इसके नीचे में 10 आएगा, इसके नीचे में भी 10 आएगा। तो 10 को नीचे लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर 10 इंटू 10 नीचे लिख दिए हैं, और यहाँ पर 0.2 को वैसे ही लिख दिए हैं।
और अगर 10 की पावर को सॉल्व करेंगे, 10 के पावर 9 है, 10 के पावर -6 है, 10 के पावर -6 है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर -12 हो जाएगा, और 10 के पावर -12 में 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के पास कितना बचेगा, 10 के पावर -3 बचेगा। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है 0.2, तो 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाकर 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/10। तो ये वाला 10 और ये वाला 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला 10 बच जाएगा, और इस 10 को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर -1। तो फाइनली इस टर्म के बाद हम लोग को जो बचेगा वो है r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 क्रॉस -32 क्रॉस 10 के पावर -3, और ये वाला 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर -1, ये वाला 10 इसके 10 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 जो है 1 टाइम में कटेगा, और 32 जो है 16 टाइम में कटेगा 2 से। तो यहाँ पर कितना बच गया 16 और 9, और जब 16 और 9 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को कितना मिल जाता है 144 मिल जाता है। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग को मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू -144 क्रॉस 10 के पावर -4 मीटर, इतना मिल जाएगा। चूंकि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव को कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। अब r स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम लोग अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू √144 क्रॉस 10 के पावर -4। अब यहाँ पर 144 की अगर बात करें तो इसको हम लोग 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 10 की पावर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू 12 क्रॉस में 10 के पावर -2 मीटर। और यहाँ पर मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में, सॉरी फॉर दैट, अगर हम लोग मीटर लिखा है तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 क्रॉस 10 के पावर -2 है, तो -2 को अगर हम लोग इसको नीचे लाएं तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू 0.12 मीटर, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 क्रॉस 10 के पावर -2 मीटर। तो दोनों ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन दिए हुए थे ए और बी। अब चलिए बी को सॉल्व करते हैं। ए तो सॉल्व हो गया, ए में हम लोग को आर का वैल्यू निकालना था। अब हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर, मतलब सेकेंड स्फीयर के ऊपर पहले वाले की वजह से कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करना है। एफ का वैल्यू निकालना है सेकेंड चार्ज की वजह से, सेकेंड चार्ज स्फीयर की वजह से, सेकेंड चार्ज स्फीयर के ऊपर पहले चार्ज स्फीयर की वजह से। तो यहाँ पर Q1 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, Q2 का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर फोर्स का नेचर कैसे होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू 0.2 लग रहा है। बोथ चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड चार्ज स्फीयर के ऊपर पहले चार्ज स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लगेगा, 0.2 फोर्स ही लगेगा। और यदि पहले चार्ज स्फीयर के ऊपर बात करें तो दूसरे चार्ज स्फीयर की वजह से भी इतना ही फोर्स लगेगा। क्यों, इसका वजह है अट्रैक्टिव नेचर। यहाँ पर हम लोग चार्ज को वो देखकर ही बता सकते हैं कि इन दोनों चार्ज स्फीयर के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव नेचर वाले फोर्स में दोनों बॉडी के ऊपर सेम फोर्स लगता है एक दूसरे के वजह से। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है। तो 3rd क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर है ना, ई स्क्वायर अपॉन जी, और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन है, इज डायमेंशनलेस। हम लोग को ये चेक करना है कि ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, जहाँ पर के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और ई जो है चार्ज होता है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एम ई क्या होता है जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एम पी क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इसको हम लोग को चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस मतलब इसके पास डायमेंशन है या नहीं। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, हम लोग को बोला जा रहा है कि फिजिकल कांस्टेंट वाला टेबल को देखिए, एंड
एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, और इस रेशियो का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, या ये किस चीज़ को डिफाइन करता है, ये हमको निकालना है। मतलब ये जो रेशियो है कौन से फिजिकल क्वांटिटी को सिग्निफाई करता है, डिफाइन करता है, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पर हम लोग को दिया हुआ है ke² अपॉन GME/MP। अब हम लोग को यहां पर चेक करना है इसके पास डायमेंशन है या नहीं। दूसरा हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तीसरा चीज हम लोग को निकालना है इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वो किसका वैल्यू होता है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी कौन से पैरामीटर को डिफाइन करता है। ये सारा चीज हम लोग को निकालना है, और ये सभी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और ये कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू कहाँ पर मिलेगा, फिजिकल क्वांटिटी के कांस्टेंट वैल्यू का टेबल दिया रहता है, आप लोग के एनसीईआरटी बुक में आप लोग देख लीजिएगा, वहां से मिल जाएगा। तो यहाँ पर के को क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 1/4πε0। और इसका कंप्लीट वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और यहाँ पर ई क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। एम ई क्या चीज़ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसका वैल्यू क्या होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। एम पी क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर जितना भी पैरामीटर, जितना भी क्वांटिटी दिया हुआ है, सबका कांस्टेंट, सबका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। और ये सब आप लोग को पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग थ्योरी लेक्चर जाकर देख सकते हैं, ये सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, डायमेंशनलिटी निकालना है। तो सबसे पहला हम लोग इसका डायमेंशन चेक करते हैं कि इसके पास क्या डायमेंशन होता है। तो यहाँ पर के लिखा है, के का डायमेंशन यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन c² है ना, उसको लिख लिए। ई का क्या है, कूलम है, तो हम लोग यहाँ पर कूलम स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि ई का स्क्वायर है। ठीक है, और अगर हम लोग एम ई का बात करें तो इसका किलोग्राम होता है, इसका भी किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम स्क्वायर लिख लें। अब रही बात जी का, तो जी का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तो ये नीचे में है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। किलोग्राम स्क्वायर को ऊपर लिख देते हैं और न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं, क्योंकि ये नीचे में है ना। तो पूरे वैल्यू को अगर नीचे रखेंगे तो जो नॉमिनेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर में वो नॉमिनेटर में। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स रूल है, आप लोग को पता होगा। अब यहाँ पर देखिए, न्यूटन जो है न्यूटन से कैंसिल आउट हो गया, मीटर स्क्वायर जो है मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, कूलम स्क्वायर जो है कूलम स्क्वायर से, और किलोग्राम स्क्वायर जो है किलोग्राम स्क्वायर से। तो यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं बचा है, कोई भी डायमेंशन नहीं बचा है। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये क्या है, डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस। और यही हमको क्या करना था, चेक करना था या प्रूफ करना था। आपके क्वेश्चन में ही बोला है चेक दैट द रेशियो दिस इज डायमेंशन लेस। ये क्या आ गया, डायमेंशन 0 आ गया, मतलब इसके पास किसी भी प्रकार का डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है सॉल्व हो गया। सेकेंड हम लोग को सॉल्व करना है न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद इन सभी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो k का वैल्यू हम लोग को पता है 9 × 10⁻9 होता है क्रॉस ई स्क्वायर। ई का वैल्यू हम लोग को पता है 1.6 × 10⁻19 होल स्क्वायर होता है। और g का भी वैल्यू हम लोग को पता है, एम पी एम ई दोनों का वैल्यू पता है, और सब वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो जब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 × 1.6 हो जाएगा, और 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -38 हो जाएगा। ठीक है, नीचे को कैसे सॉल्व करेंगे, तो नीचे में यहाँ पर 10⁻11 है, यहाँ पर 10⁻27 है, और यहाँ पर 10⁻31 है। जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 10⁻44। बाकी जो बिना 10 की पावर वाला जो टर्म है उसको हम लोग वैसे ही लिख दिए हैं। आगे देखते हैं, आगे जब हम लोग यहाँ पर 1.6 है, 1.6 है, जितने भी पॉइंट वाले हैं तो यहाँ पर पॉइंट को हटाकर डायरेक्ट लिखते हैं।
तो जब यहाँ पर इसका इसका इन सभी टर्म्स का हम लोग पॉइंट को हटा देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 9 क्रॉस, यहाँ पर ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, और ये जो 9 है इससे ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 10 की पावर -38 है, ये वाला 9 जुड़ जाएगा और ये वाला माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका भी हम लोग पॉइंट को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 667/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 166/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 911/100 हो जाएगा। और ये वाला जो 10 है वो यहाँ से आया है, 1.6 से आया है। ये वाला 0, ये वाला 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे हम लोग के पास क्या बचेगा, 16 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और 10 की पावर माइनस, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 10 के पावर में 13 मिल जाएगा। और यहाँ पर इसको और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 4, और ये डिनोमिनेटर में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा है उसको लिख देते हैं, 667 बचा है, 166 बचा है और 911 बचा है, तो इसको हम लोग लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 10 के पावर 13, 10 के पावर 4 है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर में 16 हो जाएगा, और बाकी को वैसे ही लिख दिए हम लोग। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आगे सॉल्व नहीं किया हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बस करना है और कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, डिवीज़न करना और मल्टीप्लिकेशन। और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट लगभग आप लोग को इतना वैल्यू मिलेगा, 2.3 10 की पावर में 39, इतना अप्रॉक्स मिलेगा आप लोग को जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग को इतना वैल्यू मिल जाएगा। तो यही इसका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका हम लोग को क्या मिल गया, वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया। ये सेकेंड चीज़ हम लोग को फाइंड करना था। तीसरा चीज़ हम लोग को फाइंड करना था सिग्निफाई, मतलब हम लोग को ये पहचानना है कि ये रिलेशन जो है कौन से पैरामीटर को डिफाइन करता है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होता है। 1 मिनट मैं बोर्ड का साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना। तो ये फार्मूला हम लोग को पता है। दूसरा चीज़ हम लोग को ये पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, -G_m_e_m_p/r² होता है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक सेकेंड, हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 E²/r², और इसका वैल्यू, इसके वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R²/G_m_p_m_e लिख सकते हैं। यहाँ पर R² कट जाएगा, फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं K लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, K, तो K लिख दिए, E² हो गया, और यहाँ पर क्या है, G_m_p_m_e_m_p हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है ये क्या डिनोट करता है, इज द रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर सारा चीज़ हम लोग फाइंड कर लिए हैं। सारा चीज़ कौन कौन सा फाइंड कर लिए, सबसे पहले डायमेंशनलिटी चेक किए, तो इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। दूसरा हम लोग इसका वैल्यू चेक किए कि इसका वैल्यू कितना होता है। तीसरा चीज़ हम लोग सिग्निफाई चेक किए, तो सिग्निफाई पे चेंज किए तो हम लोग को पता चला कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये किसका वैल्यू है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलाम फोर्स होता है उसके मैग्नीट्यूड और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है, इनके बीच का रेशियो होता है कौन, ये जो वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी इज क्वांटाइज्ड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी बॉडी में वो क्वांटाइज्ड रहता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, दिस मीन्स दैट ओनली इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे n तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा।
एक बार और बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बॉडी में क्वांटाइज रहता है। जैसे कि ये एक बॉडी है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ, इसमें क्या है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये Q1 है, Q2, ऐसे ही इसमें कितने चार्ज हैं, Qn चार्ज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हुए, 1 2 3, ऐसे करके कितने चार्ज हुए, n चार्ज हुए। और ये क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब ये है जब मैं इसको किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाऊंगा तो यही चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होगा। और किस टर्म में ट्रांसफ़र होगा, तो इंटीग्रल टर्म में ट्रांसफ़र होगा। एक चार्ज ट्रांसफ़र होगा, दो चार्ज ट्रांसफ़र होगा, ऐसे एन चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब इंटीग्रल बोलने का मतलब यही है कि नंबर है 1 2 3 4 5 एन नंबर है, तो यही क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो क्वांटाइज का मतलब यही होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। When a glass rod is rubbed with silk cloth, charges appear on both. जब हम लोग क्या करते हैं, ग्लास रॉड को रब करते हैं, रगड़ते हैं, किसके साथ, सिल्क के कपड़ा के साथ, तो उसमें क्या हो जाते हैं, चार्ज उत्पन्न होने लगते हैं दोनों में, चार्ज प्रोड्यूस होने लगते हैं दोनों में, सिल्क में भी और रॉड में भी। अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विथ मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडी। ऐसी ही घटना बहुत सारे बॉडी में या दो बॉडी के पेयर में ऑब्जर्व किया गया है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तब हम लोग को ये एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे पॉसिबल है और ये कंटिन्यू कैसे होता है, और इसमें जो चार्ज है वो कंजर्व कैसे रहता है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ये चीज़ हमको बताना है। तो आई होप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते, ये हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ये हमारे पास सिल्क का क्लॉथ है, ये कंसिडर कर लेते हैं। हम लोग अभी इसको रब नहीं किए हैं, ये केस 1 की बात चल रही है। केस 1 में बिफोर रब्ड, हम लोग इसको रब्ड नहीं किए हैं, ये इनिशियल वाला केस है ना। यहाँ पर ग्लास रॉड के पास कितना चार्ज है, कुछ चार्ज नहीं है, तो क्यू जी इज इक्वल टू 0 लिखा हूँ। यहाँ पर सिल्क क्लॉथ के पास भी चार्ज नहीं है, इसलिए क्यू एस इज इक्वल टू 0 लिखा हूँ। तो यहाँ पर इनिशियल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल इनिशियल चार्ज क्यू आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रब्ड करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जब हम लोग ग्लास रॉड को किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं या रब्ड करते हैं, तो ग्लास रॉड में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क क्लॉथ में क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा पाया गया है। ठीक है, तो ये केस 2 है। केस 2 क्या है, आफ्टर रब। तो रब्ड करने के बाद ग्लास रॉड में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ में क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। तो याद रखिएगा, चार्ज कंजर्वेशन का मतलब ये है, जितना पॉजिटिव चार्ज पहले बॉडी में आता है उसके अपोजिट चार्ज जो है दूसरे बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ग्लास रॉड में 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, तो क्यू जी इज इक्वल्स टू हम लोग +5e लिख सकते हैं इसको। उसी प्रकार 5 अपोजिट चार्ज, इसमें अगर 5 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट चार्ज क्या होंगे, निगेटिव, जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो सिल्क वाले क्लॉथ में कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, -5e चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। और यदि हम लोग दोनों में टोटल चार्ज निकालें तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू एफ इज इक्वल टू +5e -5e, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो फाइनली इनमें चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू एफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों बॉडी में इनिशियल चार्ज कितना था, क्यू आई था, और फाइनल चार्ज कितना था, क्यू एफ था। Q1 का भी, क्यू आई का भी वैल्यू 0 है, क्यू एफ का भी वैल्यू 0 है। इसका मतलब दोनों क्या है, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में जो बोला गया था उसको हम लोग देख लिए हैं, प्रूफ कर दिए हैं, और हम लोग एक्सप्लेन भी कर दिए कि कैसे ये बॉडी जो है, पेयर ऑफ बॉडी जो है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 बोलता क्या है, इसको पहले देख लेते हैं हम।
चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी इज इक्वल्स टू -4 माइक्रोकुलम, क्यू सी इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलम, क्यू डी इज इक्वल्स टू -5 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ a square ABC of sides 10 सेंटीमीटर। हमको एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD जिसके साइड्स कितने हैं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और प्रत्येक पॉइंट पर मतलब पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर और पॉइंट डी पर चार्ज रखा हुआ है। तो पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज क्या है, क्यू ए इज इक्वल्स टू 2 कूलम, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा हुआ है क्यू बी इज इक्वल्स टू -5 माइक्रोकुलम, और पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो है क्यू सी इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलम, और पॉइंट डी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो है क्यू डी इज इक्वल्स टू -5 माइक्रोकुलम। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे रीड करते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसके सेंटर पर एक पॉइंट है O, इस पॉइंट O पर एक और चार्ज रखा हुआ है जिसको हम लोग Q0 से डिनोट किए हैं, या क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट पर रखा है तो QO या Q0 बोल सकते हो या Q नोड बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ उसका वैल्यू क्या है 1 माइक्रोकुलम है, ठीक है 1 माइक्रोकुलम है। तो यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इन सभी चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर, बी पर, पॉइंट सी पर, पॉइंट डी पर जो चार्ज रखा हो उसके वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स निकालना है। सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो आई होप क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है क्यू ए चार्ज, क्यू बी चार्ज, क्यू सी चार्ज, क्यू डी चार्ज, और जो चार्ज दिया हुआ है वो माइक्रोकुलम में दिया है। तो माइक्रोकुलम को कुलम में कैसे चेंज करते हैं ये आप लोग को पता है। माइक्रोकुलम को कुलम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज और, अगर यहाँ पर हम लोग साइड्स की बात करें ए बी मतलब ये वाला डिस्टेंस, BC वाला डिस्टेंस, CD वाला डिस्टेंस, DA वाला डिस्टेंस सभी क्या है 10 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग को पता है क्या करते हैं 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 मीटर हो जाएगा। तब हम लोग को क्या निकालना है, पॉइंट O पर नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने से पहले कुछ कैलकुलेशन है उसको पहले कर लेते हैं। यहाँ पर अगर एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं, ए से लेकर सी, ये दोनों पॉइंट को अगर जोड़ दूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक डायगोनल मिलेगा। उसी प्रकार अगर मैं पॉइंट बी को पॉइंट डी से जोड़ दूं तो यहाँ पर भी मुझे एक डायगोनल मिलेगा। ये डायगोनल का वैल्यू क्या है AC, तो ये डायगोनल का वैल्यू क्या होगा, तो इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो यहाँ पर AC हो जाएगा √² हो जाएगा DC का स्क्वायर। DC मतलब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ACD की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर हो जाएगा और AD का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर DC का वैल्यू कितना है, DC का वैल्यू है 10 और AD का वैल्यू कितना है, ये भी है 10। तो 10 स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 100 200, और 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर क्रॉस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 100, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 200। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो 10 बच जाएगा और ये हो जाएगा √2। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो AC का वैल्यू किसके इक्वल होता है, BD के इक्वल होता है, यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। ये जो AC का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होता है, BD के इक्वल होता है। तो जितना वैल्यू ये वाले D का वैल्यू है उतना वैल्यू इसका भी होगा। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 10√2, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं OA। अगर AC और BD का वैल्यू 10√2 है, मतलब AC यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 10√2, ये भी डिस्टेंस कितना है 10√2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, A से लेकर O तक,
तो इसका आधा हो जाएगा ना भाई, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। या फिर आप लोग उसी का वैल्यू निकालो तब भी ये इसका आधा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर dV में dV का वैल्यू इतना है तो DO का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, और OB का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है OA OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OB। इन सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10√2 का आधा हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 दी 2 2 5 दी 10, ये हो जाएगा 5√2। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए इसी को आगे देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन का बोर्ड का साइज छोटा कर लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको आप लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग मेथड 1 की बात करते हैं। इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो मेथड 1 की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस्ड फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। बैलेंस्ड फोर्स आप लोग पढ़े होंगे भली भांति, क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे। क्लास 9th में आप लोग फिजिक्स में ऐसा कुछ पढ़े होंगे जैसे कि ये कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी के ऊपर इस तरफ से हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं और इस तरफ से एक फोर्स लगा रहे हैं, और अगर दोनों का वैल्यू अगर इक्वल है, दोनों का वैल्यू क्या है, अगर इक्वल है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और अगर इधर से जो फोर्स लगा रहे हैं और इधर से जो फोर्स लगा रहे हैं और इधर से जो फोर्स लगा रहे हैं वो इससे ज़्यादा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा जी, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। इस टाइप का आप लोग कॉन्सेप्ट 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो FOA, OA क्या चीज़ है, ये OA है, और यहाँ पर OC मतलब क्या है, ये है ना। तो इनका नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर होगा। क्यों रिपल्सिव नेचर होगा, क्योंकि पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ ये भी पॉजिटिव है और पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा हुआ ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव, ये तो हम लोग भली भांति जानते हैं। उसी प्रकार अगर मैं FOB और FOD की बात करूं, मतलब OB मतलब पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा हुआ ये भी निगेटिव है, पॉइंट डी पर जो चार्ज रखा हुआ ये भी निगेटिव है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा। कैसा नेचर होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा। तो इस प्रकार से इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगने वाला उसको ये बैलेंस करेगा, और इसके ऊपर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको कौन बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा। तो कुल मिला के इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स लगेगा, 0 फोर्स लगेगा। इसके ऊपर सभी चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं या कैंसिल आउट कर रहे हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही हमको इस क्वेश्चन में निकालना था। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना था, फोर्स निकालना था। कहाँ पर, स्क्वायर के सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर मतलब इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए हैं, बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाए हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या आ गया, 0। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है मेथड 2, यूजिंग कूलम्ब फोर्स। हम लोग कूलम्ब फोर्स का यूज करके भी हम लोग सेंटर पर निकाल सकते हैं नेट फोर्स कितना है। ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट O पर A पर जो चार्ज रखा हो उसके वजह से कितना फोर्स लगता है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ FOA इज इक्वल्स टू K। यहाँ पर चार्ज का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रो कूलम्ब। तो यहाँ पर 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हम लोग को QA का वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहली चीज FOA, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, FOA को हम लोग लिख सकते हैं कि QA और QO अपॉन में R²। तो QA का वैल्यू ये है, QO का वैल्यू ये है, ठीक है, और R² का वैल्यू क्या है, ये है। तो सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10⁻⁻6 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻12, और ये हो जाएगा 5 दी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये अंडर रूट ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये मिल जाएगा 2, ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा। तो फाइनली FOA का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा K क्रॉस 10⁻12 अपॉन 25। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 1।
सेम इसी प्रकार अगर FOC का वैल्यू निकालें, मतलब इस पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स निकालें, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को ये अगर समझ में आ गया होगा तो आगे भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो FOC का वैल्यू कितना मिल जाएगा, K क्रॉस 10 के पावर -12 अपन 25। देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसके वजह से वो, और इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है दोनों सेम है कि नहीं। तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से FOC इज इक्वल्स टू FOA, इसको मैं इक्वेशन नंबर A नाम दे देता हूँ। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट O के ऊपर इस पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है, D पॉइंट पर जो चार्ज रखा हो उसके वजह से फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हम लोग को मिल जाएगा, फिर उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो अब पिछले पॉइंट A पर जो चार्ज रखा था उसके वजह से इसके ऊपर जो फोर्स निकाले थे उसकी वजह से। तो ये हम लोग को मिल जाएगा FOD इज इक्वल्स टू -K इंटू 10 के पावर -12 अपॉन 10, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। उसी प्रकार पॉइंट O पर पॉइंट B पर रखे चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो ये मिल जाएगा हम लोग को FOB इज इक्वल्स टू -K क्रॉस 10 के पावर -12 अपॉन 10। ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, है ना। वही चीज़ बार बार हो जा रहा है क्योंकि सेम चीज़ है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया और क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 3 को ध्यान से देखो, जितना फोर्स पॉइंट O पर D के वजह से लग रहा है उतना ही फोर्स पॉइंट O के ऊपर B के वजह से लग रहा है। तो इसलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 4 और 3 को क्या लिख सकते हैं, FOB इज इक्वल्स टू FOD लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर A क्या था, इक्वेशन नंबर A पॉइंट O पर A की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो C की वजह से फोर्स लग रहा था उसके इक्वल था, ये इक्वेशन नंबर A था, है ना। तो इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B को देखो ध्यान से, तो ये जो है इसको बैलेंस कर रहा है और ये जो है इसको बैलेंस कर रहा है। हम लोग कूलम्ब फोर्स से प्रूफ कर दिए हैं। ये जो है इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है इसको बैलेंस कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या आप लोग ऐसा कर सकते हो, F नेट इज इक्वल टू इन सभी को जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ेंगे तो आगे देखते हैं, या यहीं पर बता देता हूँ। ये नेट फोर्स कैसे 0 आया मैं बता देता हूँ। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसके वजह से फोर्स कितना लग रहा है, FOA, है ना। इसके वजह से कितना फोर्स लग रहा है, FOC, प्लस इसके वजह से कितना लग रहा है, FOD, और इसके वजह से कितना लग रहा है, प्लस FOB। अब यहाँ पर F नेट OA जो है OC के इक्वल है ना, ये इक्वल है, और ये जो है इसके इक्वल है, और ये निगेटिव है ना। तो सभी एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। तो इसलिए से ये सभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये सभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग प्रूफ किए थे ये एक दूसरे के इक्वल हैं और ये एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और दोनों पॉजिटिव मिला था, मतलब यहाँ पर जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, और रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर ये निगेटिव है, मतलब सेम चार्ज है, इसलिए ये दोनों भी का फोर्स का नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा, रिपल्सिव होगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और ये सभी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये सभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग को F नेट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इन दोनों मेथड को सॉल्व करके आप लोग, दोनों मेथड का यूज़ करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, मेथड 1 और मेथड 2। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन होता है, फील्ड लाइन की बात कर रहा हूँ, थ्योरी लेक्चर में इसके बारे में बात कर चुके हैं। फील्ड लाइन क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट।
और ये ब्रेक नहीं होते, अचानक से ये ब्रेक नहीं होते कभी, तो इसका रीज़न क्या है ये हमको बताना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो कंटिन्यूअसली कर्व्ड लाइन होता है और ये अचानक ब्रेक नहीं होता, बीच से टूटता नहीं है, तो इसका रीज़न क्या है ये हमको बताना है। बी में हमको क्या बताना है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर एट एनी पॉइंट। दूसरे क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हम लोग थ्योरी लेक्चर में कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं। An electrostatic field line is a continuous curve because a charge experience a continuous force when traced in a electrostatic field। किसी भी चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव को एक्सपीरियंस करते रहता है, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स लगते रहता है, जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कर्व होता है वो कंटिन्यूअसली होता है। The field line cannot have sudden break because the charge moves continuously and does not jump from one point to another point। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बीच से अचानक टूटता नहीं है या ब्रेक नहीं होता। इसका कारण ये है कि चार्ज जो है कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, और कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है तो सीक्वेंसली मूव करते रहता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डायरेक्ट जंप नहीं करता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कंटिन्यूअसली कर्व्ड लाइन देता है और कभी अचानक से ब्रेक नहीं होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का आंसर जो है, सेकंड क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें, क्वेश्चन बी का अगर बात करें तो ये दोनों को एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इसका रीज़न ये है, इफ़ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट then electric field intensity will show two direction at that point। जब भी कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। दिस इज नॉट पॉसिबल, जो कि कतई पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। हेंस टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। यही कारण है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को समझ में आया होगा, और ये वाला जो आंसर जो है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज, फिर से हमको 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। क्यू ए इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, क्यू बी इज इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम, और ये दोनों को कहाँ पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और कहाँ पर रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, क्यू ए इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम और क्यू बी इज इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम। दोनों को 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और कहाँ पर रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। तब हमको ये बताना है फर्स्ट में, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तब हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हमको यहाँ पर ई का वैल्यू बताना है, और कहाँ पर बताना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को जिस लाइन पर ज्वाइन करते हैं ना, उस लाइन के सेंटर पर बताना है हम। ठीक है, सेकंड बात करते हैं बी की। If a negative test charge of a magnitude 1.5 × 10⁻⁻9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? अब हमको ये बताना है, यदि निगेटिव टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक टेस्ट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड जो है कितना है, 1.5 10⁻⁻9 coulomb है, और इसको किसी पॉइंट पर रख देते हैं टेस्ट चार्ज को, तो इन दोनों पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स निकालना है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ये हमको निकालना है। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले दिया हुआ है उसको देख लेते हैं।
तो हमको दिया हुआ है एक पॉइंट चार्ज क्यू ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है हमको -3 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम। और दोनों के बीच का डिस्टेंस की अगर बात करें, जिसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, 2a इज इक्वल्स टू हमको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। तो यहाँ पर 2a का वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 20 में 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो यहाँ से a का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू 0.1 मीटर। यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 0.1 मीटर निकाल सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पॉइंट चार्ज है a जिसको एक पॉइंट पर रखा हुआ है a पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट चार्ज है q b जिसको पॉइंट b पर रखा हुआ है। दोनों को एक लाइन में ज्वाइन कर देते हैं, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। दोनों के बीच सेंटर में एक पॉइंट होता है पॉइंट O। तो ये इसी पॉइंट पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, ऐसा बोला गया है। और इन A और B दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। ये हमको क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसीलिए मैं ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारे चीज़ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हूँ। अब चलिए इसको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन A का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट O पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू KQ/R² होता है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R², ऐसा लिख सकते हैं। तो उसी को यहाँ पर लिख दिए। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, EA इज इक्वल्स टू KQA/A का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है A है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है A है ना। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, QA का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3 क्रॉस 10⁻⁻6 अपॉन 0.1। 0.1 क्या है यहाँ पर A का वैल्यू है, यहाँ पर A² है ना, R के जगह पर यहाँ पर हम लोग A लिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3 क्रॉस में 10⁻⁻6 अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 क्रॉस 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा K का वैल्यू हमको पता है 9 क्रॉस 10⁻9 होता है ना। और ये 3 वैसे ही है। और ये 10⁻2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। तो -6 में +2 को सबसेट करेंगे तो कितना बचेगा 10⁻4 बचेगा, है ना। तो फाइनली EA का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 3 क्रॉस 10⁻4 क्रॉस 9 क्रॉस 10⁻9 मिल जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10⁻4 है 10⁻9 है, जब दोनों को हम लोग सबसेट करेंगे तो हम लोग के पास बच जाएगा 10⁻5 बचेगा। और 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 तक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ठीक है, मतलब पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया 27 क्रॉस 10⁻5 हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसको निकाल लेते हैं। तो चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं EB। तो सेम उसी प्रोसेस से हम लोग EB का वैल्यू निकालेंगे। EB इज इक्वल्स टू KQB/OB का स्क्वायर। अब QB का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और OB का वैल्यू हम लोग को पता है 0.1 स्क्वायर है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है -3 क्रॉस 10⁻6 क्रॉस 9 क्रॉस 10⁻9, और नीचे में 10⁻2 ये मिल जाता है। ये K का वैल्यू है 9 क्रॉस 10⁻9। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 3 9 27 हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻2। तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा 10⁻5 मिल जाएगा। तो EB का वैल्यू भी मिल गया हमको। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमको क्या मिला, पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। रिजल्टेंट या इसी को हम लोग बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। अब पॉइंट O पर हम लोग क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 27 क्रॉस 10⁻5 प्लस 27 क्रॉस 10⁻5।
और जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 54 मिल जाएगा क्रॉस में 10 के पावर 5 न्यूटन। और यहाँ पर अगर मैं ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दोनों कट जाएगा, तो फिर से यही मिल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करने पर हम लोग को फाइनली यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये 54 है, तो 54 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या मिल जाएगा, 5.4 मिल जाएगा। और ये 10 के पावर 5 है और ये 10 के पावर 1 है, तो 10 के पावर यहाँ पर 1 है और ये 10 के पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 की पावर में 6 हो जाएगा। तो कितना मिल गया, ई का वैल्यू ई इज इक्वल टू 5.4 क्रॉस 10 के पावर 6 न्यूटन पर कूलाम मिल गया। तो यही क्या है, पॉइंट ओ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। और इसका डायरेक्शंस क्या है, तो इसका डायरेक्शन है ओबी की ओर। अब ओबी की ओर क्यों है इसका डायरेक्शंस, क्योंकि हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ ये पॉजिटिव है और पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा हुआ ये निगेटिव है। इससे हम लोग को पता चला कि ओबी जो है इसका डायरेक्शन है। तो हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछ दे, इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का ए का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बी को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को दिया हुआ है पॉइंट ओ पर जो चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट ओ पर नहीं, एक टेस्ट चार्ज दिया गया है और उस टेस्ट चार्ज को हम लोग कहाँ पर रख देते हैं, पॉइंट ओ पर रख देते हैं। तो हम लोग को टेस्ट चार्ज का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है -1.5 10 के पावर -9 कूलाम दिया हुआ है। इसको हम लोग कहाँ पर रखें, पॉइंट ओ पर। तब हमको बताना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये हमको बताना है। और इन दोनों चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग को पता है फोर्स कैसे निकालना है। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। तो यहाँ पर Q का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और E का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 5.4 क्रॉस 10 की पावर 6, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो ये 15/10 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो 54/10 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू -15 क्रॉस 54, और ये हो जाएगा 10 के पावर -9 10 के पावर +6, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा F इज इक्वल टू -15 और 54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 मिलेगा, और ये 10 के पावर -3 और ये 100, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम लोग 81 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा -8.1, और ये हो जाएगा 10 के पावर -3 न्यूटन। तो हम लोग को फाइनली आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा -8.1 10 के पावर -3 न्यूटन। इसका मतलब ये है, अगर पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा उसके वजह से पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको इतना मिलता है, तो इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज का वैल्यू है -1.5 10 के पावर -9 कूलाम। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा इन दोनों की वजह से या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू -8.1 क्रॉस 10 की पावर -3 न्यूटन होगा। और इसका नेचर कैसा होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आया है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। और जाहिर सी बात है यहाँ पर आप लोग देखकर बता सकते हैं कि पॉइंट ए पर जो चार्ज है ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन ही होगा। डायरेक्शंस की बात करें तो ए का डायरेक्ट मतलब फोर्स का डायरेक्शन ओ ए होगा, मतलब ओ से ए की ओर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये जो है इधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, इसलिए इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ओ ए की ओर होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट होता है।
अब आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 क्रॉस 10⁻⁷ कूलम, क्यू बी इज इक्वल टू -2.5 क्रॉस 10⁻⁷ कूलम, लोकेटेड एट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पर 0 0 -15 सेंटीमीटर और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 + 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बोलने का मतलब ये है, हमको एक सिस्टम दिया हुआ है और उस सिस्टम में दो चार्ज रखा हुआ है। दो चार्ज कौन कौन सा है, क्यू ए और क्यू बी, और ये दोनों कहाँ पर रखा हुआ है, तो क्यू ए जो है पॉइंट ए पर रखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ है, और जो पॉइंट चार्ज क्यू बी है ये पॉइंट बी पर रखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तब हमको क्या निकालना है, टोटल चार्ज मतलब क्यू नेट का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब वेक्टर पी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक्स वाई जेड, ये हमारे पास एक सिस्टम है। अब यहाँ पर दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एक पॉइंट हम लोग जेड एक्सिस में कंसीडर कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग इधर कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट ए को हम लोग यहाँ पर ले और पॉइंट बी को यहाँ पर ले, कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जो क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमको क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट ए के लिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पॉइंट बी के लिए हमको कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, पॉइंट बी के लिए हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 और +15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए, y का वैल्यू 0 होना चाहिए और z का वैल्यू क्या होना चाहिए, -15 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर मैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए, y का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, z का वैल्यू क्या होना चाहिए, +15 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट बी के लिए सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है। ये जेड डेज जो दिख रहा है ये निगेटिव जेड डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट बी जो है +50 सेंटीमीटर पर है, तो मतलब ये बी होना चाहिए था और ये ए होना चाहिए था। ये छोटा सा मिस्टेक था, ये ए होना चाहिए और ये बी होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आई होप ये सारा सिस्टम अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पॉइंट ए जो है इसको हमको कहाँ पर लेना है, जेड एक्सिस पर लेना है, निगेटिव जेड एक्सिस पर, और पॉइंट बी जो है इसको हम लोग को कहाँ पर लेना है, पॉजिटिव जेड एक्सिस पर लेना है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन में जो दिया गया है उसका सिस्टम को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है और ये निगेटिव जेड एक्सिस है। तो निगेटिव जेड एक्सिस में कौन सा पॉइंट रहेगा, ए पॉइंट रहेगा, तो ये पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं, जिस पर चार्ज कितना है, क्यू ए चार्ज है, और क्यू ए चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.5 क्रॉस 10⁻⁷ कूलम दिया हुआ है। और ये सेंटर से कितनी दूरी पर रहेगा, तो ये -15 सेंटीमीटर पर रहेगा। मतलब ये सेंटर है जहाँ पर इसको ओरिजिन पॉइंट भी कहा जाता है, जहाँ पर x, y, z तीनों का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से -15, ये -15 है क्योंकि ये निगेटिव z एक्सिस है, तो -15 सेंटीमीटर पर क्या है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू ए। उसी प्रकार ओरिजिन पॉइंट से +15 सेंटीमीटर पर z एक्सिस में +15 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है b, जिसका वैल्यू कितना है, क्यू बी है, और क्यू बी का वैल्यू कितना है, -2.5 क्रॉस 10⁻⁷ कूलम है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 0 0 +15 सेंटीमीटर। तो आई होप ये सिस्टम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है नेट चार्ज का वैल्यू और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्यू ए का वैल्यू और क्यू बी का वैल्यू, इतना दिया हुआ है, ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को पता है, हम लोग जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें पढ़े हैं कि क्यू नेट जो है, जो सिस्टम में टोटल चार्ज दिए हुए हैं उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है।
तो यहाँ पर क्यू नेट क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी हो जाएगा, और क्यू ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है और क्यू बी का भी वैल्यू दिया हुआ है। दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा 2.5 क्रॉस 10⁻⁷ कूलम प्लस माइनस 2.5 क्रॉस 10⁻⁷ कूलम, ये हमको मिल जाएगा। अब दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर नेट चार्ज का वैल्यू कितना मिल जाएगा, क्यू नेट इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगेन वी नो दैट, फिर से हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है ये होता है वेक्टर P इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया गया है और ये है इफेक्टिव लेंथ, या वेक्टर ड्रॉ टू डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो इसको। तो 2a वेक्टर। अब यहाँ पर 2a का वैल्यू कितना है, तो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, तो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से कितना डिस्टेंस है 15, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है 15। तो A और B दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 और 50 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ कितना है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का इफेक्टिव लेंथ 30 सेंटीमीटर है। अब 30 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू कितना मिल गया जी, 0.3 मीटर मिल गया। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और अगर हम लोग चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यू ए का वैल्यू इतना है, क्यू बी का वैल्यू इतना है, और अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ क्यू ए का मैग्नीट्यूड और क्यू बी का मैग्नीट्यूड क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेने का मतलब ये है जो निगेटिव है उसको भी पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू क्यू ए क्रॉस 2a, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू बी क्रॉस 2a, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यू ए या क्यू बी का वैल्यू रख देंगे 2.5 क्रॉस 10⁻⁷ क्रॉस 2a का वैल्यू कितना है 0.3 मीटर, तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा, 2.5 और 0.3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 25/100 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो 3/10 हो जाएगा। और जब 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, और यहाँ पर जो 10 बचेगा और यहाँ पर जो 10 बचेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। मैं बोलने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 25/100 लिख सकता हूँ, 10⁻⁷ लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 0.3 को मैं 3/10 लिख सकता हूँ। और जब मैं सॉरी ये 10 होगा क्योंकि यहाँ पर 2.5 है ना, ये 10 होगा, और 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 75/100 क्रॉस 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 7.5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा 0.57 - 7 ऐसा मिलेगा। और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग 10 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर दे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको 10 से भाग देंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 की पावर में 1 है, 10 की पावर में -7 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7.5 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से 100 था और यहाँ पर ये एक 10 ऑलरेडी है, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -8 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की पावर 1 बचा था, और जो 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.75 को 75/100, तो एक 0 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 0 बचेगा, और जब हम लोग 75 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 7.5। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आंसर होगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आंसर कितना आया 7.5 क्रॉस 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और इसका डायरेक्शंस क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव z एक्सिस में। पॉजिटिव z एक्सिस में इसलिए होगा क्योंकि हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शंस क्या होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग नेट चार्ज भी कैलकुलेट कर लिए और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम
सेंटीमीटर इज अलाइन at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 cross 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है? 4 क्रॉस 10 की पावर -9। ये -9 है, ये ऊपर में रहेगा ऐसे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है ये सारा चीज़। वैसे मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू 4 क्रॉस 10 के पावर 9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग को थीटा एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। उसी प्रकार आगे हम लोग को दिया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 5 क्रॉस 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। हम लोग को टॉर्क निकालना है, टॉर्क नहीं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है। हम लोग क्या निकालना है? टॉर्क का मैग्नीट्यूड। तो आई होप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या दिया हुआ है, क्या डाटा दिया हुआ है और क्या निकालना है, ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को पता है, सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है, थ्योरी लेक्चर में कर चुके हैं। वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये होता है। और अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों तरफ मॉड ले लेंगे, और दोनों तरफ जब मॉड लेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म है, इसी को स्केलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी लेक्चर देख सकते हैं, उसमें सारा डिटेल में बता दिया हूँ। तो यहाँ पर P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाला वैल्यू, E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाला वैल्यू, और यहाँ पर साइन थीटा, थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। तो सब वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को ये ऐसा कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री है, तो याद रखिएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे, और 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 10 के पावर -9 है, 10 के पावर 4 है, तो 10 के पावर -5 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जो है 1 टाइम में जाएगा और ये 10 टाइम में जाएगा। तो हम लोग को टाउ का वैल्यू कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 10 मिलेगा, यहाँ पर 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 1 है और 10 की पावर -5 है। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर पावर रूल से, तो ये हम लोग को मिल जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू 10 के पावर 4। और टाउ का यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर होता है। टाउ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या निकालना था? क्या निकालना था? टाउ निकालना था। तो यही इसका आंसर है। तो ये है टाउ। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी लोगे तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म ही है, क्योंकि यहाँ से मैग्नीट्यूड लिए थे, ये वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। इसी को कहा जाता है टॉर्क का मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलना चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ wool is found to have a negative charge of 3 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम। एक पॉलीथीन का टुकड़ा है, उसको हम लोग रब्ट कर दिए हैं। किससे रब्ट कर दिए हैं? ऊनी कपड़े से, ठीक है। रब्ट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि जो ऊनी कपड़ा है उसमें निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, और वो जो निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड या उसका वैल्यू है 3 क्रॉस 10 के पावर -7 कूलम है। तब हमको ये बताना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उसका नंबर बताना है। फ्रॉम विच टू विच, कहाँ से कहाँ तक, उसका मतलब कितना कितना ट्रांसफर हुआ है, ये हमको बताना है। दूसरा चीज़ हमको ये बताना है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। हमको ये भी बताना है कि मास ट्रांसफर हुआ है या क्या मास ट्रांसफर होगा, ये हमको बताना है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमको यहाँ पर क्या बताना है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है -3 क्रॉस 10 की पावर -7, ये हमको दिया हुआ है, निगेटिव चार्ज बोला गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यार वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल नंबर n, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सेकंड प्रॉपर्टी था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
इसको हम लोग को पता है Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, जहाँ पर Q जो है नेट चार्ज होता है, E जो है पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, और n यहाँ पर इंटीग्रल नंबर होता है। तो यहाँ से n का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो E को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। अब Q का वैल्यू हमको दिया हुआ है और E का वैल्यू हम लोग को पता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू हम लोग को पता है, ये होता है 1.6 क्रॉस 10 के पावर माइनस 19। अब यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है ये निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग निगेटिव ले लेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इसको हम लोग निगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 10 के पावर माइनस 7 कूलम, और E का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर कूलम कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 10 के पावर माइनस 19 जो है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा 10 के पावर माइनस 7 प्लस 19 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 1.6 है इसको हम लोग 16 अपॉन 10 लिख सकते हैं। यही 10 जो है यहाँ पर गया हुआ है, यहाँ पर तो 10 के पावर माइनस 19 है, ये वाला प्लस 1 जो है वो यहाँ से आया है। ठीक है, 1.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.6 को हम लोग लिख सकते हैं 16 अपॉन 10 लिख सकते हैं। ये वाला 10 जो है यहाँ पर आया है। अब आगे देखते हैं, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 20 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग के पास, यहाँ पर 13 बचेगा। ये 20 हो जाएगा, 20 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के पास कितना बचेगा, यहाँ पर प्लस में 13 बचेगा। प्लस में क्या बचेगा 13 बचेगा। अब ये 13 में से एक 10 को हम लोग क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमको क्या बच जाएगा 12 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 12 बचेगा। एक्चुअल में यहाँ पर जो बचेगा वैल्यू वो बचेगा -3 क्रॉस 10 की पावर 13 बचेगा, प्लस में 13 बचेगा, नीचे में 16 रहेगा। लेकिन ये 10 के पावर 13 है, उसमें से एक 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 10 के पावर 12, और ये हो जाएगा अपॉन में 16। और जब हम लोग 30 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1.87, और ये हो जाएगा 10 के पावर 12। अब यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है क्योंकि n जो है यूनिट लेस होता है। क्यों यूनिट लेस होता है, क्योंकि जो नेट चार्ज होता है इसका भी यूनिट कूलाम होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है इसका भी यूनिट क्या होता है कूलाम होता है। दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं बचेगा, यूनिट लेस होता है। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.87 इंटू 10 के पावर 12, इतना इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, मतलब पॉलीथीन से वूल ऊनी कपड़े में क्या होगा ट्रांसफर होगा इतना इलेक्ट्रॉन। अब हमको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर बी, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। जो ऊनी कपड़ा है वहां से पॉलीथीन में कितना मास ट्रांसफर हुआ ये हम लोग को निकालना है। और हम लोग को ये पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, ये हम लोग को पता है। तो ट्रांसफर मास को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को ईजिली पता चल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन का मास ट्रांसफर हुआ है। याद रखिएगा इसको, जब भी आप लोग को मास ट्रांसफर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम लोग को मिल जाता है कितना मास ट्रांसफर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग को पता है 9.1 10 की पावर माइनस 31 होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग अब भी निकाले हैं 1.87 10 की पावर 12 निकाले हैं। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मास ट्रांसफर मिलेगा, वो कितना मिलेगा 1.706 क्रॉस 10 के पावर माइनस 18 किलोग्राम मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेट बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। हमको कॉपर का दो स्फीयर दिया हुआ है, एक स्फीयर ए है दूसरा स्फीयर बी है, और दोनों कॉपर का है और दोनों चार्ज्ड हैं और इंसुलेटेड हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहाँ से मेजर किया, सेंटर से। कितना है डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है।
व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम। और जिसमें से इनके बीच जो फोर्स लगता है आपस में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर है रिपल्सिव नेचर। और यदि जो चार्ज है, प्रत्येक चार्ज का वैल्यू, इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज है, तो प्रत्येक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 6.5 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम है। द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। और अगर हम लोग स्फीयर ए और स्फीयर बी के रेडियस की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है इनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में। इसका रेडियस क्या है? नेग्लिजिबल है, मतलब इतना छोटा है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग उसका कंपैरिजन किससे करें? डिस्टेंस से करें। ठीक है, तो ये चीज़ है। मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है? यहाँ पर व्हाट इज फोर्स, यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स निकालना है जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये हमको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर हम लोग को रेडियस को क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है डिस्टेंस के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबो अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। इसका मतलब ये है रिपल्सन फोर्स का वैल्यू क्या होगा यदि स्फीयर चार्ज को डबल कर दें। ठीक है, चार्ज को क्या कर दें हम लोग? डबल कर दें, और डिस्टेंस को क्या कर दें? आधा कर दें। डिस्टेंस को क्या कर दें? आधा कर दें। तब वहीं रिपल्सन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई होप दोनों क्वेश्चन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन ए को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है दो स्फीयर ए एंड बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, और दोनों का चार्ज कितना दिया हुआ है? क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी 6.5 10 की पावर -7 कूलम, ये हमको दिया हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस r इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और अगर इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.5 मीटर। हमको निकालना क्या है? इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है। इन दोनों के बीच क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। और यहाँ पर क्वेश्चन में ही बता दिए ये फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। फोर्स का नेचर कैसे होगा? रिपल्सिव होगा। या हम लोग पता लगा सकते हैं कि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है ना भाई, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब हम लोग को पता है कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R², ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर K का वैल्यू हमको पता है 9 क्रॉस 10 के पावर 9 होता है, और Q1 Q2 का दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए हम लोग Q का स्क्वायर लिख सकते हैं। और चार्ज का वैल्यू हमको दिया हुआ है 6.5 क्रॉस 10 के पावर -7 होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और R का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 0.5 मीटर, तो ये 0.5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? 9 क्रॉस 65 ये स्क्वायर है, इसलिए 65 को 2 बार लिखें यहाँ पर, और 10 की पावर में 9 है, और 10 की पावर यहाँ पर -7 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। -14 में 9 को अगर सबसेट करें तो -5 आएगा। और यहाँ पर 6.5 है, इसका अगर 10 को हम लोग हटा दें, मतलब पॉइंट को हटा दें, तो नीचे में 10 आ जाएगा। ठीक है, नीचे में 10 आ जाएगा, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम लोग 0.5 की बात करें तो यहाँ पर 5 को 2 टाइम लिखेंगे, और पॉइंट को हटाने पर 10 आएगा, तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये 5 है, 1 टाइम में कटेगा, ये 13 टाइम में कटेगा। ये 5 है, ये 1 टाइम में कटेगा, ये 13 टाइम में कटेगा। तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा 13 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 हो जाएगा। 13 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। क्रॉस 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, और 10 के पावर -5, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि 10 के पावर -2 है, 10 के पावर +2 है। अगर यहाँ पर पावर रूल लगाएं तो 10 के पावर 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 कंसिडर किया जाता है, ऐसा रूल है। ठीक है, तो इतना मिल गया। इसके बाद आगे क्या करेंगे? 9 का मल्टीप्लाई 169 से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1521 मिलेगा, और ये हो जाएगा 10 के पावर 2, और 10 के पावर जो 3 है उसको नीचे लिख देंगे, 1000 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 1.521 क्रॉस 10 की पावर -2 लिखेंगे। मतलब
ये जो 1521 है इसको 1000 से अगर डिवाइड करें तो 1.5 टू 1 इतना आंसर आएगा, क्रॉस में 10 के पावर -2 न्यूटन। मतलब जो स्फीयर ए है, कॉपर स्फीयर जो इंसुलेटेड है, और बी है, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 1.5 टू 1 क्रॉस 10 की पावर -2 न्यूटन लगेगा। इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा भाई इन दोनों के बीच में। और इसका नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर होगा, वो क्वेश्चन में ही डिफाइंड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर ए क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर में क्वेश्चन बी की बात करते हैं। तो बी में हमको क्या निकालना है, यहाँ भी हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, चाहे वो ए स्फीयर की बात करें चाहे बी स्फीयर की बात करें, चार्ज के मैग्नीट्यूड को यहाँ पर क्या कर दें, डबल कर दें, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तब यहाँ पर इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा। और बोला जा रहा है कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तब यहाँ पर ये फोर्स क्या होगा, ये बोला जा रहा है। तो अगर हम लोग ए स्फीयर बी स्फीयर दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड को डबल कर दे तो हमको मिल जाएगा 6.5 क्रॉस 10 की पावर -6 का -7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 13.0 क्रॉस 10 के पावर -7 कूलम। तो हम लोग को फाइनली क्यू ए और क्यू बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मिल गया। यहाँ पर ये जो 13 है, यहाँ पर इसको 10 की पावर 6 लिख देंगे, और जो 10 की पावर -1 है तो 10 को नीचे लाएंगे, और जब 13 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1.3। तो क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1.3 क्रॉस 10 के पावर -16 कूलम, सॉरी 10 के पावर -6 कूलम मिल जाएगा। अब आर के वैल्यू को आधा करेंगे तो आर का वैल्यू क्या है, 0.5 है, तो इसको हाफ कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में हाफ बोला गया है ना। तो आर इज इक्वल टू 0.5/2 हो जाएगा, और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.25 मिल जाएगा, और ये किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा F इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 के पावर 9 क्रॉस 1.3 क्रॉस 1.3 क्रॉस 10 की पावर -12, ये मिल जाएगा। और नीचे में मिलेगा 25 क्रॉस 25 क्रॉस 10 के पावर -4, ऐसा कुछ मिल जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे कंप्लीट, तब आप लोग को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा F इज इक्वल टू 0.243 न्यूटन। बोलने का मतलब ये है, अगर हमको 2 स्फीयर दिया हुआ है, इन दोनों के चार्ज को अगर डबल कर दें और दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर आधा कर दें तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का ही होगा, लेकिन वो फोर्स का वैल्यू या मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0.243 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट होता है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी लेक्चर में करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आज के इस लेक्चर को यहीं तक समाप्त करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।